हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा के समाजशास्त्री परिवेश पर पूरे कोर्स को लेकर के मुख्य कुछ बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि ये वन डे बिफोर एक क्लास है और इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि आज हम अपने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी उन शब्दों को ध्यान दें और कंटेंट को आज हम बिलिंगुअल रखेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन 1, फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज एजुकेशनल सोशियोलॉजी। आपकी एजुकेशन सोशियोलॉजी क्या है? ओके, और इसका व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। ये आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा जी। अब चूंकि इस क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करना चाहते हैं कि हम कैसे इसको बात करें, तो यहाँ पर आपको विशेष मैं याद दिला दूं कि यू हैव टू बी वेरी कंसाइज एंड यू हैव टू राइट लॉन्ग क्वेश्चन इन 25 मिनट ओनली। ऑलवेज रिमेंबर ओनली 25 मिनट्स। वन लॉन्ग क्वेश्चन 25 मिनट्स में होना है और सबसे पहले आपको लॉन्ग करना है। तो यहाँ पर आपको जिनका याद नाम रखना है वो हैं जॉर्ज पाइनी। क्या नाम है? जॉर्ज पाइनी, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट इस्टेब्लिश कराया, एज अ सब्जेक्ट इस्टेब्लिश कराया इन्होंने, और इसके कारण इनको आप फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। किसको बोलेंगे? जॉर्ज पाइनी। इनको बोलेंगे फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ओके, अब बात आती है कि इन्होंने क्या किया। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक का क्या नाम था? द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो आपको इस बुक को भी ध्यान रखना है कि इनकी बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। क्लियर? और इसके बाद इनके साथ जो दूसरा वर्ड है वो वर्ड आएगा जॉन डीवी का। कौन आएंगे? जॉन डीवी। और जॉन डीवी की दो बुक्स हैं, शिक्षा और समाज। बहुत अच्छा। तो एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो इन दीज टू बुक्स व्हाट इज एक्सप्लेन्ड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जॉर्ज पाइनी के बारे में जाने कि जॉर्ज पाइनी ने आखिर इस सब्जेक्ट को कैसे स्टैब्लिश किया। तो उन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने जॉर्ज पाइनी ने ये बोला है कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी है क्या। तो इन्होंने कहा कि एजुकेशनल, इनके अकॉर्डिंग डिफिनीशन इसकी क्या है एजुकेशनल सोशियोलॉजी की? द पार्ट ऑफ एजुकेशन, द पार्ट ऑफ एजुकेशन विच studies impact and importance of education in society. इन सोसाइटी में जो एजुकेशन स्टडी करती है, यानी यहाँ पर अब हम थोड़ा सा इसे हिंदी में अगर लिखने की कोशिश करें तो इसका, इनके कहने का मतलब है शिक्षा की वह शाखा, ब्रांच ऑफ एजुकेशन जो शिक्षा और समाज के बीच के संबंधों का अध्ययन करती है, संबंधों का अध्ययन करती है। अध्ययन किसका हो रहा है? रिलेशनशिप का।
और इसी कारण इसे इम्पोर्टेंस एंड इम्पैक्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में जब हम चलते हैं तो डीवी जी ने क्या कहा, डीवी ने स्पेशली इन बुक्स में क्या डिस्कस किया है। तो डीवी की जो बुक्स हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है स्कूल और सोसाइटी, तो ये हो जाएगा विद्यालय और समाज, विद्यालय और समाज। एक बुक इनकी ये हो गई और दूसरी बुक है प्रजातंत्र और शिक्षा। और इन दोनों बुक्स के माध्यम से डीवी जी ने क्या इस्टेब्लिशमेंट दिया। तो डीवी जी का जो इस्टेब्लिशमेंट है, डीवी ने कहा है कि सोशल कॉन्सेंट, देखिए ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा है कि सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल कॉन्शियसनेस इज essential for successfulness of education and democracy। इन्होंने इन दो बातों को आप ध्यान दें, इन्होंने कहा है कि शिक्षा की और डेमोक्रेसी की, यानी प्रजातंत्र की और शिक्षा की सफलता का जो बेस है वो है आपका सामाजिक चेतना। क्या बोला इन्होंने, सामाजिक चेतना जो वर्ड है आपका, उस वर्ड को आप ध्यान देंगे, उन्होंने कहा है सामाजिक चेतना जो कि किसके द्वारा होगी, शिक्षा और प्रजातंत्र द्वारा। जब प्रजातंत्र होगा, और प्रजातंत्र में दो चीजें डीवी जी ने कहा है कि यहाँ पे इक्वालिटी एंड फ्रीडम चाहिए होगी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। दैट्स वाई ये पूरा का पूरा सिस्टम आप एजुकेशनल सोशोलॉजी से रिलेट करेंगे, और इस तरीके से आप एजुकेशनल सोशोलॉजी का बैकग्राउंड लिखेंगे। और बैकग्राउंड लिखने के बाद आपको तुरंत इसके इम्पोर्टेंस पर जब आप जाएंगे तो आप शिक्षा के स्वरूप की अवधारणा, शिक्षा के स्वरूप का निर्णय, शिक्षा के स्वरूप को कैसे डिसाइड करेंगे, ये सारी की सारी चीजें इस क्वेश्चंस में लिखी जाएंगी। तो सो नाउ क्वेश्चन सेकेंड, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू सोशल ऑर्डर, नए सामाजिक संरचना के दृष्टिकोण को आप समझाएंगे। ये क्वेश्चन होगा, व्हाट इज मीन बाय न्यू सोशल ऑर्डर एंड हाउ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड बाय न्यू सोशल ऑर्डर। नए सोशल ऑर्डर में ये चीजें कैसे प्राप्त हो रही हैं, किस तरीके से ये चीजें व्यक्ति को मिल रही हैं। आप इस चीज को जब यहाँ पर देखेंगे तो आपको नवीन सामाजिक संरचना और आर्थिक विकास के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नवीन सामाजिक संरचना से पहले, अब सामाजिक संरचना यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारतीय समाज की संरचना। किसकी बात करेंगे, भारतीय समाज की संरचना। तो जब भारतीय समाज की संरचना की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर की बात आती है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर आपको डिस्कस करना होगा। ओके, और इंडियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर को जब आप बात करेंगे तो हम एंशिएंट स्ट्रक्चर की ओर जाएंगे, और वहां पर आप देखेंगे कि जो सोसाइटी थी वो 4 वर्गों में बटी थी, था ना। Yes, sir. यानी आपका यहाँ पे ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। एंड यू नो कि इन सब में ये जो थे ये अपर क्लास थे, इनको क्या बोला गया था, अपर क्लास, अपर क्लास, और ये क्या था, लोअर क्लास, लोअर क्लास। ठीक है, और ये विदाउट राइट थे, है ना। यस सर। इनको एजुकेशन का राइट नहीं था, और ये प्रिविलेज्ड थे, इनको छूट मिलती थी।
है ना। Yes. जी अब ये चीज कब थी, ये पूरा का पूरा है बिफोर 1950, बिफोर 26 जैन, है ना, 1950, 26 जनवरी 1950 से पहले की ये बात है। और अब जो बात आई है वो है हमारी न्यू सोशल ऑर्डर, न्यू सोशल ऑर्डर, क्लियर। और न्यू सोशल ऑर्डर में हमने एक बार आपको ऑलरेडी बता दिया है कि नवीन सामाजिक संरचना की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा आर्टिकल, जो आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है ना। ये क्या करता है, ये इसके ठीक उल्टा है, और ये 14 ही कहता है ऑल मेन इक्वल। पहले ही वर्ड में ये बोल रहा है कि सारे के सारे इक्वल हैं एंड बिफोर बिलो लॉ हैं, सबके सब कानून के नीचे हैं, यानी लॉ इज अबव ऑल। बात समझ में आ रही है। जब नवीन सामाजिक संरचना की बात आएगी तो हम उस सामाजिक संरचना पर डिस्कस करेंगे जो कि आर्टिकल 14 में है, विधि के समक्ष समानता, जो कि हम रूल्स ऑफ लॉ बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल्स में बोलते हैं रूल्स ऑफ लॉ, हाँ, कानून का शासन। और 15 में क्या है भाई, 15 आपका रिलीजन 5 बेसिस दे दिए गए हैं, यानी ये कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होगा भाई। ये बात समझ में आई। और ये कह रहा है कि रोजगार में सबको समानता मिलेगी। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करता है ये कौन, 16 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है ना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी समझ में आए। एक है विधि के समक्ष समानता, फिर हो गया धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर समानता रहेगी, और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स, ओके, और स्टेट अपॉर्चुनिटी वो सबके लिए इक्वली अवेलेबल होगी, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। और ये दोनों के लिए देखिए, स्पेशली यहाँ पर अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम, अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम। नाउ SC/ST एक्ट, सिविल राइट एक्ट के तहत ये हमारा क्राइम हो गया। और 18 कहता है नो टाइटल, कोई उपाधि आप नहीं लेंगे आप, एक्सेप्ट एजुकेशन एंड मिलिट्री। एजुकेशन और मिलिट्री मिल सकती हैं, एजुकेशन एंड मिलिट्री टाइटल। अब ये जब सिस्टम आ गया तो क्या हुआ, अब मतलब नहीं है कि आप कहां से हैं, अब मतलब नहीं है आप कौन हैं, अब क्या हुआ कि आप ह्यूमन हैं, दैट इज फाइनल। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इन बेसिस के आधार पर जब आप इन पांचों एक्ट को, आर्टिकल्स को आप डिस्कस कर लेंगे तो आप स्वतंत्रता समानता प्रूव कर देंगे कि नहीं। और अगर यहां से ना प्रूव हो पाए पूरी तरीके से तो 21A ले लीजिए, जो पूरी तरीके से कहता निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ईच एंड एवरीवन बोल रहे हैं, तो वहां ये भी तो है। फिर इनका भी बेटा हो चाहे इनका बेटा हो, सब बराबर हो गए। तो जब सब बराबर हो गए तो यही हमारी नवीन सोशल ऑर्डर हो जाएगी, न्यू सोशल ऑर्डर हो जाएगा। और इसी से बेसिस करके आपको ये लॉन्ग लिखना है। अभी समझ में आ गया। अब हम इसके साथ आपको आर्थिक विकास पे थोड़ा सा डिस्कस कर दें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसके माध्यम से कैसे मिलेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबको बराबरी का दर्जा दे दिया गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे दी गई, एंड ईच एंड एवरी वन इज joining the main stream of the development and working, means in the employment, in working, or in technical working, or in anything else, in each and every field of the society any person can take part, no matter who is his father, उसका पिता कौन है कोई मतलब नहीं है, वो किस जाति का है कोई मतलब नहीं है। अब वो चलेगा जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। और अब इसके कारण क्या होगा, हर हाथ को काम और हर व्यक्ति को नाम मिलेगा ना, ईच एंड एवरी वन विल बी प्रमोटेड ना। Yes, sir.
तो जब सभी को प्रमोशन मिलेगा तो वर्क मिलाना, और वर्क से क्या मिलेगी, वेज मिलेगी या सैलरी मिलेगी। जी भैया। और जब वेज एंड सैलरी आएगी तो इसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक ग्रोथ। ध्यान रखना, इसे बोलते हैं आर्थिक वृद्धि। यस सर। मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पर फिर से समझा दे रहा हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ये, इट इज नॉट अ डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब पीसीआई होता है, पर कैपिटा इनकम होता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा होता है, जी। कंटिन्यूअस पर कैपिटा इनकम का राइज होना हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पर कैपिटा इनकम इज राइजिंग, इट इज अ इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ। जी। ओके। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ है यानी मनी क्या कर रहा है, मनी प्लस हो रहा है, बढ़ रहा। और जब मनी बढ़ रहा है तो तीन चीजों में हैम्पर करेगा, तीन चीजों में ऑब्स्टिकल आएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और वो चीज है पॉवर्टी। पॉवर्टी डाउनफॉल करेगी, इलिटरेसी डाउनफॉल हो जाएगी, जी। और अनएम्प्लॉयमेंट डाउनफॉल हो जाएगा। तीन चीजें डाउन हो गई कि नहीं हो गई, जी भैया। और एक चीज ग्रीन हो जाएगी, क्या, जीडीपी। लिविंग स्टैंडर्ड, जो रहने का ढंग है। अब आप बताइए, सोसाइटी में अगर गरीबी कम हो जाएगी, लिटरेसी शिक्षा कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, तो लाइफ स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। एंड दिस होल सेक्शन विल बी नोन एज अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। economic development. Okay, so economic growth and economic development are interrelated, and because of the new social order every person has the opportunity and chance to gain that. हर व्यक्ति को ये अब प्राप्त करने के अधिकार है। बात समझ में आ रही है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डेमोक्रेसी। ओके, and write importance of education for success of democracy. Success of democracy. डेमोक्रेसी की सफलता के लिए आपको बताना है कि किस तरीके से शिक्षा जरूरी है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूँ, आई कांट राइट all of the questions and answers over here, so I'm just giving you the trick how you will write and why you should write in this way. Yes. Sir, this is the question number 3rd. हाँ, question number 3rd. This one is question number 3rd. जी। So democracy is what? ध्यान दीजिएगा, democracy is what? देखिए यहाँ पे in short बस याद रखना है, by people, for people and over people, and this one is by Abraham Lincoln. This one is Abraham Lincoln. आपको यहाँ पे इनका टाइटल लिखना है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपको कंट्रीब्यूशन ध्यान देना है, आपको बताना है कि कैसे डेमोक्रेसी इनके कॉन्सेप्ट में आ गया। इन्होंने डेमोक्रेसी नहीं समझाने की कोशिश की, इन्होंने स्लेवरी से मुक्ति लाई, जिसके लिए इनका मर्डर भी हुआ, इनका असैसिनेशन भी हुआ, इनको गोली मार दी गई थी। ओ कैप्टन माय कैप्टन इज अ पोएम ऑफ द वॉल्ट व्हाइटमैन दैट हैज गेटिसबर्ग कॉन्फ्रेंस जो था आपका, उस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनको मतलब गोली मार दी गई थी। तो यहाँ पर ये आप समझिए कि स्लेवरी जब इन्होंने खत्म की, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लेवरी अब्राहम लिंकन ने यूएसए में खत्म की। जी। और यहाँ जब इंडिया के ओल्ड एजुकेशन सिस्टम, उसको सोशल सिस्टम को आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो चौथा वर्ग था वो क्या कर रहा था, सर्विस। Yes. जी। शूद्रास को क्या बोला गया था कि केवल सर्विस तुम्हारे राइट में है, कर्तव्य में है, यानी बाकी के 3 के पास अधिकार थे Education. और इनके पास केवल कर्तव्य था, Yes. था ना। जी। तो यही चीज तो ये बोल रहे हैं, और यही कारण इन्होंने कहा कि बाई पीपल होना चाहिए,
लोगों के द्वारा होना चाहिए ना सरकार का चयन। ये ग्रुप क्यों छोड़ रहे हो, तुम ही अकेले क्यों कर रहे हो। दूसरा फॉर पीपल, तुम ही 3 के लिए नहीं, पीपल ये भी तो थे। सबके लिए। और ओवर पीपल, इन सब, इन्हीं पर नहीं, सब पर शासन होना चाहिए। तो यहां पर बात वही आ रही है कि इस जगह को जब आप देखें तो इनकी स्पीच में क्या आपको इक्वालिटी एंड फ्रीडम नहीं दिख रही है। इक्वालिटी एंड फ्रीडम इसका कंटेंट में नहीं दिख रहा है क्या आपको। जी सर जी। समानता और स्वतंत्रता। अगर 2 चीजें मिल जाएंगी तो डेमोक्रेसी आ जाएगा। जी क्लियर। जी। तो डेमोक्रेसी के अनिवार्य तत्व कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। फ्रीडम। और इस इक्वालिटी एंड फ्रीडम के लिए जरूरी है कि पर्सन शुड बी एजुकेटेड वन, क्योंकि अगर वो एजुकेटेड वन नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, तो उसे अपने राइट्स एंड लायबिलिटी ड्यूटीज कैसे पता चलेंगे भाई। राइट्स एंड ड्यूटीज वो कैसे जानेगा कि आर्टिकल 24 कहता है कि अब बलात् श्रम नहीं किया जाएगा। क्या कह रहे हो, Yes, जी। मनुष्यों का क्रय विक्रय नहीं होगा। yes, हमारे पास भी, हमें अपनी शिक्षा को बचाने का राइट है, हमारे पास भी हमारे बच्चों को भी पढ़ने का राइट है। कैसे वो कहेगा व्यक्ति, इसके लिए जरूरी है कि उसे एजुकेशन होनी चाहिए। प्लस और भी चीज है, जब बाय द पीपुल लिखा जा रहा है, फॉर द पीपुल एंड ओवर द पीपुल है, तो ये जो बाय पीपुल हैं, आपको लिखना कैसे है कि इन बाय पीपुल का इलेक्शन होना है ना, जी। सिलेक्शन तो होना नहीं है। नहीं। और इलेक्शन 18 इयर्स एज वाले सारे लोगों को करना है। जी। और ये जो इलेक्शन होना है, यहाँ पर सुइटेबल एंड वैसा पर्सन होना चाहिए ना, सुइटेबल एंड एजुकेटेड और कॉम्पिटेबल कह सकते हैं, एजुकेटेड एंड टैलेंटेड पर्सन का सिलेक्शन होना चाहिए ना। मैंने एक दिन अभी जो चर्चा की थी ना कि हाँ, वो जो डेमोक्रेसी में है, जी डेमोक्रेसी में सिलेक्शन कैसे होता है। जी जी। तो डेमोक्रेसी इसलिए जरूरी है। तो डेमोक्रेसी में अब मैं थोड़ा सा स्पीच में ही आपको बता देता हूं कि शिक्षा क्यों जरूरी है हमारे प्रजातंत्र की सफलता के लिए। तो सही व्यक्ति के चुनाव के लिए शिक्षा जरूरी है, अपने अधिकारों के ज्ञान के लिए शिक्षा जरूरी है, अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए शिक्षा जरूरी है, अपने अधिकारों के लड़ने के लिए शिक्षा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है खुद को आगे बढ़ाने के लिए, समानता के लिए शिक्षा जरूरी है, मानवता को बचाए रखने के लिए शिक्षा जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो उसके अधिकारों और दायित्वों को दूसरे लोग कहीं ना कहीं कब्जे में ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जब तक खुद से जागृत नहीं होगा, है ना, ईच एंड एवरीवन शुड बी कॉन्शियस। जी। अभी पीछे डीबी ने क्या कहा, सोशल कॉन्शियसनेस मस्ट फॉर द डेमोक्रेसी। तो जब तक व्यक्ति सामाजिक जागरूक नहीं होगा, है कि नहीं, तब तक आप कैसे क्लियर कर लोगे कि वो सही डेमोक्रेसी के रास्ते पर चलेगा। और नहीं तो फिर क्या होगा, चुनाव होगा, सबके लिए चुना जाएगा और कर दे जाओ। यही इलेक्शन होता है कि डेमोक्रेसी में अक्सर जनता पिसती रहती है, वो उन लोगों को चुन लेती है जो खुद उसके बच्चक है। ऐसा अगर नहीं होगा तो प्रजातंत्र सक्सेस हो जाए, लेकिन प्रजातंत्र के दौरान जो व्यक्ति जिसको वोट करना चाहिए वो जागरूक नहीं होता है। और जब अपने हितों के लिए आप जागरूक नहीं हैं तो परिणाम फिर भोगने के लिए तैयार रहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वोट डालने नहीं जाते हैं, अरे हमका का तुमका का, तो फिर लो। तो ये चीजें हैं। तो ये प्रजातंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है कि व्यक्ति एजुकेटेड। शीले ने जो कहा है कि प्रजातंत्र वह सिस्टम है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है, तो हर व्यक्ति भाग तो ले, तभी तो प्रजातंत्र हो पाएगा। और भाग लेने का मतलब कम से कम वो खुद से निर्णय ले सके। ओके, सो दिस विल बी द थर्ड क्वेश्चन। जेड ऑफ एजुकेशन एंड इट्स प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, क्या मतलब है, सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिकरण शिक्षा का
सार्वभौमिकरण एंड इट्स प्रॉब्लम और उसकी बाधा। क्लियर? ये एक लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट आपका होगा। जी तो इस लॉन्ग क्वेश्चन में आप देखिए तो यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या है कि शिक्षा सबको अवेलेबल है, यस सर, सबके लिए शिक्षा सबके लिए सबके लिए हो। एवरीवन शुड गेट have अपॉर्चुनिटी टू गेट एजुकेशन। तो अब क्या बात आती है कि शिक्षा सबके लिए हो, इसके लिए कौन कौन से प्रावधान आप बताएंगे? तो सीधी सी बात है, आप RTE 2009 पे भी डिस्कस करें सबसे पहले, यस है ना? शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सीधे सीधे बोल दिया गया है 6 से 14 वर्ष निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। क्लियर? जी और यहाँ पे दूसरा प्रोविजन क्या दिया गया? 25% एडमिशन ऑफ EWS स्टूडेंट, प्राइवेट एडमिशंस ऑफ EWS स्टूडेंट इन प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स। क्लियर? जी इन और उसके बाद तीसरा प्रोविजन है SMC मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ SMC, ये 2009 का है ना? और इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या हो रहा है? 21A सेम प्रोविजन ले लेता है फंडामेंटल राइट में, कि फंडामेंटल राइट ये होगा कि हर बच्चे को शिक्षा अधिकार अधिनियम मिले, और 51A का टा ये हो जाता है फंडामेंटल ड्यूटी। अभी 11वां हाँ, फंडामेंटल सभी ड्यूटीज ऑफ गार्जियंस, कि गार्जियन की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। ठीक है? तो बाय दिस एंड स्पेशली आप आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 यहाँ पे है एजुकेशन एंड कल्चर, जो बैकवर्ड है या माइनॉरिटीज हैं वो अपने शिक्षा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? संस्थान वगैरह का इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। यहाँ पर है कि उससे रिलेटेड काम जो भी हों, प्रमोशन के लिए, वर्किंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, जितने भी काम हैं, यानी प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चर एंड एजुकेशन, यहाँ पर है प्रमोशन एंड वर्किंग एंड इनहैंसिंग जी ऑफ सोशल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब इतने प्रोविजंस जब आप लिख लेंगे, RTE लिख लेंगे, 21 लिख लेंगे फंडामेंटल, 51A डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये स्टेट्स का है, सॉरी ये डायरेक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज से है, और 29 30 फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। क्लियर? तो यहाँ पर आप सार्वभौमिकरण शिक्षा कहा जाएगा, यानी शिक्षा सबको मिले, शिक्षा आपके द्वार, एक इसका टाइटल आया था, शिक्षा आपके द्वार। ठीक है ना? इसी में बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ स्त्री शिक्षा को भी आप प्रमोट करा सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि जो समावेशी शिक्षा है, इसी के तहत इंक्लूसिव एजुकेशन आपका आता है, कि सार्वभौमिकरण जब शिक्षा का कर रहे हैं तो बच्चों का सीमांतीकरण, मार्जिनलाइजेशन ना हो पाए, तो जो डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड हैं, पिछड़े चाइल्ड हैं, जो अक्षम चाइल्ड हैं, उन बच्चों की भी शिक्षा अवेलेबल कराई जाए। और इसके लिए जो तुम्हारा EGS कार्यक्रम है, EGS देखा कि नहीं देखा आपने? EGS कार्यक्रम और TLC, यस ठीक है, TLC हाँ कैंपेन था, और NLM नेशनल लिटरेसी इनको आप डिस्कस कर, और SSA चाहो तो SSA डिस्कस कर लो। सर ये मतलब स्कीम्स हैं, जी भैया ठीक है? तो इन स्कीम्स का नाम आपको याद रखना है। ये SSA है जो कि हमारा 2000 में शुरू हुआ है,
नवंबर 2000 से। एनएलएम जो है 1988 से शुरू हुआ है, और ईजीएस जो है ये अप्रैल में शुरू हुआ था। आई थिंक ये 75 के समथिंग है, डेट आप देख लीजिएगा। ईजीएस में एजुकेशन गारंटी स्कीम है, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है। इसमें ये बात बोली गई है कि अगर 25 बच्चे हैं कहीं पर भी पढ़ने के लिए तो स्कूल गारंटी ओपन होगा, Yes, sir. स्कूल की गारंटी है, ठीक है। और यहाँ पे 16 से 35 वर्ष के व्यक्ति को शिक्षित किया जाएगा। ये पोस्ट एजुकेशन सिस्टम है, प्रौढ़ शिक्षा से तहत टोटल लिटरेसी कैंपेन लाया गया था। ये 4 प्रोग्राम्स आपके वेलफेयर एजुकेशन में चलाए जा रहे हैं, और इसके तहत सबको शिक्षा दी जानी है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से सार्वभौमिकरण की बात आएगी। अब बात करते हैं बाधाओं की। तो मैं बाधाओं में लिखा नहीं रहा हूं, लेकिन बाधाओं में ऑब्स्टिकल आएंगी। तो उसमें रूढ़वादिता है, अज्ञानता है, जनसंख्या का ज्यादा होना है, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण है, अंधविश्वास है, और निर्धनता है, और अवसर की समानता न होना है, और स्त्री शिक्षा का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमोशन न होना। तो इस तरीके से 8 या 10 आप यहाँ पे हेडिंग लेकर के इस चीज को पूरा कंप्लीट कर लेंगे आप। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से हम लॉन्ग क्वेश्चन को बोलेंगे कि निश्चित तौर पर इनमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे।